नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक वैकेंसी आ गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने एईओ यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको पुराने जमाने में यानी कुछ साल पहले आरईओ कहा जाता था, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, है ना, वो वैकेंसी आई है और भारी भरकम पदों की संख्या के साथ आई है। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, वो भी बिल्कुल एक तय समय सीमा के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि उप समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026, ये आवेदन भरने की जो तिथि है वो प्रारंभ हो चुकी है आपकी 3 जुलाई 2026 से। तो ये कब तक चलेगी? 17 जुलाई 2026 तक, मतलब बहुत कम अवधि उन्होंने दी है आपको। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि जो है आपकी 3 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक रहेगी। आपकी परीक्षा जो होने वाली है वो बहुत क्विकेस्ट फॉर्म में होने वाली है। 2 अगस्त 2026 रविवार से परीक्षा प्रारंभ आपकी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म भरने के लिए आपको कितने पैसे देना पड़ेंगे। तो आप सब जानते हैं, अनारक्षित वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए, बाकी सभी के लिए 250 रुपए। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली बात। दूसरा, जो आपकी परीक्षा होगी वो 2 पारियों में होगी, है ना। 2 अगस्त 2026 रविवार से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। पहली पारी सुबह 7 से 8 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग रहेगी और 8:50 से 9 बजे तक आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। दूसरी पारी आपकी दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। 2:20 से 2:30 आप जो निर्देश पढ़ेंगे और 2:30 से 5:30 यानी 5:30 बजे आपकी पारी दूसरी भी समाप्त हो जाएगी। एक ही पारी में आपकी एग्जाम होने वाली है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एक सिंगल समय अवधि में 3 घंटे की अवधि में 200 प्रश्नों को आपको हल करना है। उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि जिन विद्यार्थियों का आधार पंजीयन नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ आधार पंजीयन जो है वो आपका बिल्कुल अनिवार्य माना गया है। ठीक है, बाकी निर्देश मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ, आप आराम से बैठ के डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा की है जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। आपकी जो आयु है वो आपकी होना चाहिए 40 वर्ष से कम सामान्य विद्यार्थियों के लिए, और अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए 45 वर्ष तक की इसमें छूट दी हुई है। तो आप इसको आराम से डिटेल में देख लेना। जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स जो है वो 40 ईयर्स तक जो है इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फिर और आगे हम बात करें भर्ती का तरीका क्या रहेगा, तो यहाँ लिखा है खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने पर, है ना। ये सीधी डायरेक्ट एंट्री वाली एग्जाम है। इसमें आपको बस एक पेपर सॉल्व करना है और आपकी जॉब लग जाएगी। देखो, खुली प्रतियोगिता है, सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए, सबके लिए 5 वर्ष की अधिकतम जो छूट दी जा सकती थी वो दे दी है सरकार ने। अब हम बात करते हैं कि इस परीक्षा में विभागवार पदों का विवरण क्या है। तो आप सब जानते हैं, जो संचालनालय है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल, उन्होंने इस पद को कोड दिया है 1 और पद नाम रखा गया कृषि विस्तार अधिकारी, है ना। अब भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती, अनारक्षित वर्ग की 1126 पोस्ट है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस के 444, अनुसूचित जाति की 316, अनुसूचित जनजाति की 122, अन्य पिछड़ा वर्ग की 776 और कुल 2784 पदों पर यह भर्ती आई है। एमपी में बहुत कम इतनी बड़ी संख्या में जो है भर्ती देखने को मिलती है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, ऐसे अवसर को कभी भी आपको चूकना नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम और निर्देशों के बारे में। खंड अ में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अवस्थाओं का भली भांति अध्ययन के उपरांत ही आवेदन करे। दूसरा, इन्होंने कह दिया है कि आवेदक को विभिन्न पद हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य, मतलब एक ही फॉर्म आपको भरना है। अगर कोई करेक्शन हो तो बाद में आप कर सकते हैं 22 तारीख तक। दूसरा, इन्होंने लिखा है कि ये सारी जो भी योग्यताएं इसके लिए चाहिए, है ना, वो न्यूनतम, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपके पास डिग्री होना चाहिए। देखो, आप एलिजिबिलिटी तो जानते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को उन्होंने एलिजिबल किया है। तो सभी प्रकार के जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के बीएससी पास स्टूडेंट है वो सब इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर उनकी बीएससी कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म भरने की डेट तक।
फिर देखिए आगे क्या लिख रहा है, आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिए विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं, मतलब एक दिन भी बाद आपकी डिग्री आई है मान लो तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे। परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता और समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों का विकल्प चुनता है तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गए पदों की योग्यता का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यहाँ पे एक ही पद है, आपका चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, ऐसे ये जो कॉमन है ना रूल्स, वो सारे कॉमन यहाँ पर दिए हुए। देखो, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले पदों के दस्तावेजों का विवरण, है ना। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरण में पहला पॉइंट आपको यह देखना है कि अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि, 3 चीजें वो मांग रहे हैं। आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं और 12वीं की अंक सूची, तीनों में से कोई एक। अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए जाति या श्रेणी का प्रमाणीकरण सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जाति या श्रेणी का प्रमाण, तो सक्षम अधिकारी वाला ही प्रमाण पत्र आपका माना जाएगा। चौथा आपका रहेगा दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, संविदा कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र और प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र, है ना। यदि एनसीसी की प्रमाण पत्र और अन्य आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिर बहुत सारे निर्देश दिए कि किस प्रकार के फोटोज वगैरह आपको लगाना है, तो आप अपने नियर बाय जो भी एमपी ऑनलाइन वाला है, जो अच्छे से एक्सपीरियंस रखता हो एमपीपीएससी के फॉर्म भरने के, वो सारे नियम जो है ये सेम रहते हैं। तो आप ध्यान रखना, जो भी जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हो व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार और एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहीं से फॉर्म डालें। कहीं से भी अपने द्वारा प्रयास करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगर हम परीक्षा के शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ संभावित शहर दिए, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। 11 तो पॉसिबल सिटीज है। अगर फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं तो सिटीज की संख्या बढ़ा सकते हैं, अगर कम फॉर्म भरे जाते हैं तो इनमें से 2-3 सिटी को वो लोग कभी कभी कम भी कर लेते हैं। तो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको सिटी चूज करना है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, और वो पार्ट क्या है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, आप सब जानते हैं कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन सी सेट के आएंगे और 100 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर के आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि सिलेबस को लेकर विद्यार्थियों में हमेशा डिमांड रहती है कि सर सिलेबस क्लियर नहीं है, सिलेबस क्लियर नहीं है। आज हम डिटेल में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखो, विषय और यहाँ पर अंक दिए हैं। कुल आपके 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र है। सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी के, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ऐसे 7 सब्जेक्ट के मिला के आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर दूसरा जो पोर्शन है वो संबंधित विषय पर आधारित है। 100 क्वेश्चन संबंधित विषय आपका एग्रीकल्चर रहेगा, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे कुल अंक भी 200 है, कुल प्रश्नों की संख्या भी 200। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब एग्रीकल्चर का सिलेबस थोड़ा डिटेल में अपन देख लेते हैं। जनरल एग्रीकल्चर यहाँ पर दिया हुआ है पहले टॉपिक के फॉर्म में। एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी, जो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सभी सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा दिया है एग्रोनॉमी, मेजर क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, एग्रो टेक्निक ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटेरोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। थर्ड चैप्टर आपका सॉइल साइंस का है। सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शन एंड डायनामिक्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट। फिफ्थ चैप्टर आपका रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर सिक्स जो टॉपिक आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट, एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड एज अप्लाइड टू द क्रॉप इंप्रूवमेंट। सेवेंथ जो आपका यूनिट है वो रहेगा हॉर्टिकल्चर का, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ इंपोर्टेंट फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, नर्सरी मैनेजमेंट एंड propagation methods of horticultural crops, problems like unfruitfulness, alternate bearing, fruit drops, etc., and physiological disorder and their management, post harvest management and value addition of fruits and vegetables,
8 नंबर आपका रहेगा प्लांट प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, स्प्रे इक्विपमेंट्स, देयर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस, rodent management, safety, precautionary measures during the pesticide uses, agricultural economics जो आपका 9th यूनिट में आएगा, meaning principles of economics as applied to agriculture, farm planning and resources management for for optimal production, farming system and their economic role, marketing of agricultural product and regulated markets in MP including initiatives like e-Chopal, price of agricultural produce and its role in agricultural production. 10th जो आपका यूनिट रहेगा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशंस एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटीज, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटेंशन सर्विसेज, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग्स, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो ये जो है आपका सिलेबस है। अब आपने इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है जो आपके बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। आप देखिए बहुत क्विकेस्ट एग्जाम हुई, अभी फॉर्म की डेट आई है, 17 तारीख को फॉर्म डलना बंद हो जाएंगे, 22 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 3 घंटे का एक ही पेपर रहेगा, 2 अगस्त से आपकी पेपर की शिफ्ट चालू हो जाएगी। एक दिन में 2 शिफ्ट हो सकती है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट और आफ्टरनून वाली शिफ्ट। 100 क्वेश्चन आपके सी सेट में से आएंगे जिसमें आपके 7 सब्जेक्ट है, और 100 क्वेश्चन आपके स्पेशल सब्जेक्ट के आएंगे जिसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो है बीएससी वाले स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से तैयारी करने का समय दिया ही नहीं को, तो अभी आपके पास एक ऐसा मौका है जिसमें आप शॉर्टेज तैयारी करके और आगे बढ़ सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट इसके लिए एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा है जिसकी जो है डिक्लेरेशन कल तक आपको मिल जाएगी, उसका एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एमपी के विद्यार्थी भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाए, और इसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट जो है समय समय पर विभिन्न प्रकार की कोर्सेज और टेस्ट सीरीज लेकर के आता है। देखो, तैयारी करने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि जब भी फॉर्म आएंगे, जब भी डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे। ये लो आ गए फॉर्म, 1 महीने बाद एग्जाम है, 30 दिन में कोई तैयारी थोड़ी ना होती है। तो इसलिए आपको हमेशा जुड़े रहना है किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से, अपने प्रिपरेशन से, टेस्ट सीरीजेस ज्वाइन करना है, आपको नई नई बुक्स पढ़ना है, आपको हमेशा अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना है, और समय समय पर ऐसे ही वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आता रहता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।